कैमरा चेंज करना पड़ेगा ना लाइव के लिए। जा रहा है साउंड? नहीं म्यूट तो नहीं हो गया? कृषि कृषितोन अवार्ड और महेंद्र समृद्धि कृषि युवा अवार्ड, ऐसे बहुत से अवार्ड ये लाइव को ऐसे ही रखना है के नाम पे है। तो ऐसे बहुत फेमस जो खेती बाड़ी का जो उनका काम है पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका हम फायदा उठाना चाहते हैं। इसी वजह से गोवा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनका आज वेबिनार हम रखा है और इस वेबिनार को हमारे सब फार्मर्स, गोवा के फार्मर्स, हमारे सब ऑफिसर्स, हमारे सब ऑफिस के सब ऑफिसर्स, हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स का मैं सबका स्वागत करता हूँ और अनुरोध करता हूँ आकाश चौरसिया साहब को कि अपना जो प्रेजेंटेशन है, आपका सेमिनार है, आप शुरू करें प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नंबर आकाश जी, शुरू कर सकते हैं। जी नमस्कार। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो आकाश जी शुरू कर सकते हैं। जी आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? क्या नाम? हेलो हेलो आप शुरू कर सकते हैं। जी आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? म्यूट तो नहीं हो गया? हेलो सर जी नमस्ते जी, आवाज आ रही है हमारी? जी आवाज आ रही है हमारी? जी आवाज आ रही है हमारी? आ रही है। जी नमस्कार सभी के लिए। सबसे पहले नंबर गोवा सरकार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना अल्प समय में जो है सभी किसानों को जोड़कर एक ऑनलाइन संवाद के लिए हम सभी को इकट्ठा किया और सभी एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज का जो सेशन है निश्चित ही है गोवा के जो हमारे फार्मर हैं उनके लिए लाभकारी होगा और उनके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत आप सबके लिए धन्यवाद। जी आप चालू रखिए आकाश जी नमस्कार। तो अब हम सबसे पहले नंबर आपको एक पीपीटी स्लाइड करते हैं जिसमें हम कुछ विषयों के बारे में आपको बताएंगे जो अभी वर्तमान में हम काम कर रहे हैं और किस तरीके से हम आगे इस काम को करेंगे और जो है पूरा प्रैक्टिकल भी आपको हम दिखाएंगे। तो 10-15 मिनट हम अपनी स्लाइड्स पे चर्चा कर लेते हैं। जो कुछ बेसिक नॉलेज है वो आपको स्लाइड से मिल जाएगा, बाकी हम प्रैक्टिकली फील्ड पे ही आपको समझाएंगे कि मल्टीलेयर फार्मिंग है क्या चीज़। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम कई वर्टिकल पे काम कर रहे हैं, लगभग 9 वर्टिकल पे काम कर रहे हैं जिसमें काउ बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग मुख्य है, मोनोक्रॉपिंग पैटर्न है, इंटरक्रॉपिंग पैटर्न है, मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न है, मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न है और सबसे लेटेस्ट अपडेट है मल्टी लेयर फार्मिंग पैटर्न। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है, इंडिजीनियस सीड्स बैंक भी है और बायोडाइवर्सिटी विथ एग्रीकल्चर है। इन 9 टॉपिक पर हम जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपको बताना चाहता हूँ कि जो है अभी तक जितना भी पिछले 10 वर्षों में कार्य किया है और उस कार्य का जो परिणाम है कुछ अचीवमेंट्स के साथ में, वो मैं आपको यहाँ पर स्लाइड्स में दिखाना चाहता हूँ। जी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे
जैसा कि हमने आपको बताया है कि मल्टीलेयर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे जो कार्य है उसके लगभग 151 मॉडल पूरे देश भर में अभी हम लोगों ने खड़े किए हैं। लगभग 65,000 से भी ज़्यादा जो है किसानों को प्रैक्टिकली खेत से जो है ट्रेनिंग दे रखी है। 10,000 से भी ज़्यादा नौजवानों को जो है इस कार्य के लिए मोटिवेट किया है, प्रेरित किया है। और पूरे हिंदुस्तान में लगभग 12 लाख से भी ज़्यादा किसानों को और युवाओं को मल्टीलेयर एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रेरित किया है। 255 से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल पूरे देश भर में इस्टेब्लिश हो गए हैं। लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा किसानों का नेटवर्क पूरे भारतवर्ष में हो गया है। कई देशों के लोगों ने यहाँ आके इस चीज़ को देखा है। कई यूनिवर्सिटियों ने इस बात को लेकर प्रोग्राम किए हैं। और जो है हमारे जो सेना के नौजवान हैं उनको भी हमने इस क्षेत्र में काफ़ी मोटिवेट किया है। कई मैगजीन्स में और कई अखबारों में हमने आर्टिकल लिखे हैं। और भारत सरकार के डीडी किसान चैनल पर लगातार 134 एपिसोड की सीरीज चालू है और कई इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 3 तरह के प्रोग्राम हम करते हैं। एक 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारी फील्ड पे ही होते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें हम 7 डेज के कैंप लगाते हैं और यहाँ पर फार्मर्स को, नौजवानों को, युवाओं को खेत पे रह के और खेत में काम करा के पूरा कंप्लीटली मॉडल बना के सिखाते हैं। इसके बाद 1 दिवसीय प्रोग्राम होते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, किसानों के संगठनों के माध्यम से होते हैं। उसमें 3 घंटे में हम अपना जो भी कार्य है उसके बारे में लोगों को बताते हैं। इसके बाद जो है ना, इस कार्य को निरंतर कई संस्थाओं ने जो है अप्रिशिएट किया और कई जो है जो हिंदुस्तान के जाने माने लोग हैं उन लोगों ने प्रैक्टिकली आके इस कार्य को देखा। और इसके बाद जो नेक्स्ट आप स्लाइड दिखाएंगे तो इसमें जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, जो एक कृषि के अचीवमेंट्स है, एक नौजवान के अचीवमेंट्स है, एक किसान के अचीवमेंट्स हैं जो इस कार्य को करते हुए अभी तक हासिल हुए हैं। तो जिसमें जो है ये कुछ आपको जो स्लाइड्स पे स्क्रीन पे दिख रही हैं ये कुछ किसान चैनल है और अन्य जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनल हैं उनके माध्यम से जो चीज़ें प्रसारित हुई हैं। कई अखबारों में जो हमने आर्टिकल दिए हैं वो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। और कई मैगजीन्स को, लगभग 64 से भी ज़्यादा आर्टिकल अलग अलग भारत की मैगजीन्स को हम लेयर फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, तमाम तरह के टॉपिकों पर आर्टिकल दे चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस कार्य को ग्राम मित्र युवा सम्मान के नाम से नवाजा है। भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा, नई दिल्ली, ICAR ने भी इसे बेस्ट फार्मर का खिताब दिया। जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बेस्ट फार्मर का खिताब दिया। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल का इस कार्य के लिए खिताब दिया। इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो जन परिषद भोपाल ने इसे बेस्ट फार्मर का खिताब दिया। राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध सम्मान की खिताबी नवीन जिंदल जी ने JSPL फाउंडेशन ने दी। भारत के पूर्व कृषि मंत्री और आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा युवा सम्मान का खिताब इस कार्य के लिए दिया। कृषि भूषण सम्मान राष्ट्रीय कृषि व्यापार सम्मेलन में दिया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेस्ट फार्मर का खिताब फर्स्ट प्राइज ऑर्गेनिक इंडिया ने 2019 में इस कार्य के लिए दिया। रूरल आइकॉन का अवार्ड जो है ना भारत के कृषि मंत्री ने दिया। और पतंजलि कृषि गौरव सम्मान का खिताब पतंजलि योगपीठ हरिद्वार ने दिया। और हाल में JCI इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 लीडरों में नाम शामिल करके वर्ल्ड का टॉप नंबर 1 एग्रीकल्चर लीडरशिप का 2020 में ये खिताब दिया, जो जापान में प्रोग्राम होना है। तो मेन जो टॉपिक है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, मल्टीलेयर फार्मिंग। सबसे जो मुख्य बात है कि आज हम मल्टीलेयर फार्मिंग की क्यों बात कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी बातचीत शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें ये क्यों करना है और कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो सारे हिंदुस्तान के किसान इस बात से, शायद गोवा के किसान भी इस बात से परेशान होंगे। कुछ स्क्रीन पे हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं जिसमें सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है कि क्यों मल्टीलेयर फार्मिंग हमें करनी है। तो नंबर 1 पर है वाटर प्रॉब्लम। हिंदुस्तान की समस्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है पानी को लेकर।
जिन इलाकों में कभी 20 फीट पे पानी हुआ करता था, आज 200 फीट की गहराई पर पानी का स्तर पहुंच गया है और ये कारवां निरंतर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि जहां पर पहले अच्छा पानी हुआ करता था, आज वहां पर पानी की काफी किल्लत हो गई है और बिना पानी के फार्मिंग करना संभव नहीं है। तो कम पानी में कैसे काम किया जाए, उसके लिए आपको मल्टीलेयर फार्मिंग अपनाना पड़ेगा। वीड प्रॉब्लम, खरपतवार की समस्या पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, पूरे किसानों की समस्या है और खासकर जो नेचुरल फार्मिंग या जैविक खेती करते हैं उन किसानों के लिए तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही इसमें हम फसल बोते हैं खेत में और खरपतवार आना चालू होते हैं और वीड्स को निकालने के लिए हमें मजबूरन वीडिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर हमें लेबर लगा के कॉस्ट को बढ़ाना पड़ता है। अल्टीमेटली वीड एक बड़ी समस्या है फार्मिंग में, चुनौती के रूप में। तीसरा जो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण विषय है वो है इंसेक्ट, कीड़े। कीड़े जब हमारे खेतों में लगते हैं तो निश्चित ही है हम जानबूझ के नहीं, मजबूरन हमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है उनको कंट्रोल करने के लिए। मजबूरन किसान को अपनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है और एनवायरनमेंट को भी हानि पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं वो जहर हमारी अनाज के रूप में, हमारी सब्जियों के रूप में हमारी थाली में आता है, तो हम जो है सेहत को भी हम नुकसान पहुंचाते हैं। तो इंसेक्ट एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ी चुनौती है फार्मिंग में, खासकर नेचुरल फार्मिंग में। मैन्योर की एक बड़ी समस्या है, खाद की एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम हिंदुस्तान में पूरी तरह से जैविक खेती इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास खाद की एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास भरपूर मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध हो तो शायद हम जो है ना जैविक खेती को बहुत अच्छे से कर पाएं, लेकिन हमारे पास खाद की उपलब्धता कम है। तो हमें ऐसा कोई फार्मूला इजाद करना है या फिर हमें कोई ऐसी तकनीक पे काम करना है जो कम खाद में भी बेहतर परिणाम देने के लिए सक्षम हो। तो कम खाद में अगर काम करना है तो आपको मल्टीलेयर फार्मिंग करना होगी। जमीन की प्रॉब्लम, लैंड प्रॉब्लम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कभी शहर बहुत छोटे हुआ करते थे और आज धीरे धीरे करके आबादी बढ़ती चली जा रही है, गांव से माइग्रेशन शहर की तरफ जा रहा है और लगातार शहरों का एक्सटेंशन हो रहा है। जब कभी एक समय था जब 1 किलोमीटर का एक शहर हुआ करता था, आज 20 से 30, 40, 50 और 100 किलोमीटर के शहर हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि 100 किलोमीटर के रेडियस में जब कभी पहले फार्मिंग हुआ करती थी, आज वहां पर कंक्रीट का जंगल खड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि लगातार शहरों के एक्सटेंशन, फैक्ट्रियों के बढ़ावे से लगातार जमीन का रकबा कम होता चला जा रहा है और दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति भी जमीन का रकबा कम होता चला जा रहा है और तीसरी तरफ आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इन सभी के बीच में जिस तकनीक से आज हम अभी फार्मिंग कर रहे थे, जैसे कि हम केमिकल डाल के अपने उत्पादन को बढ़ा रहे थे, कहीं ना कहीं वो तकनीक अब जो है बेहतर उत्पादन देने में सक्षम साबित नहीं हो रही है। क्योंकि एक समय था पंजाब ने जब 40 से 50 कुंटल तक के बीच में गेहूं का उत्पादन किया, आज वही पंजाब ढेर सारी टेक्नोलॉजी के बीच में 25 कुंटल से भी ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि लगातार हमें कोई एक ऐसी तकनीक का जो है खोज करना पड़ेगी या उस पर काम करना पड़ेगा जो कम जमीन में बेहतर उत्पादन दे, कम जमीन में ज्यादा उत्पादन दे और जैविक तरीके से उत्पादन दे। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की डिमांड है कि अब हमें क्वालिटी ऑफ फूड पर काम करना है, या हमारे नौजवान की जो डिमांड है वो ये है कि हमें जैविक भोजन खाना है। तो कुल मिला के कम जमीन में अच्छे उत्पादन, क्वालिटी जैविक उत्पादन के साथ में अगर हमें काम करना है तो मल्टीलेयर फार्मिंग पे काम करना पड़ेगा। वेदर का बैड इफेक्ट के साथ में काम करना है, मौसम के बुरे बदलाव के साथ में काम करना है, तो आपको मल्टीलेयर फार्मिंग के साथ में काम करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें मौसम का जो बुरा प्रभाव होता है, जैसे कि तेज हवा का प्रभाव होता है, ओले का प्रभाव होता है, गर्म हवाओं का प्रभाव होता है, ठंडी हवाओं का प्रभाव होता है, इस तरह के जो प्रभाव हैं इनके बचाव के लिए अगर हमें कोई तकनीक का सहारा लेना है तो वो है मल्टीलेयर फार्मिंग। कम लेबर में काम करना है तो मल्टीलेयर फार्मिंग, और अगर हमें अपनी बढ़ती कॉस्ट को ब्रेक देना है तो हमें एक सस्टेनेबल मॉडल मतलब मल्टीलेयर फार्मिंग के मॉडल पे काम करना पड़ेगा। तो इतनी सारी ये जो समस्या मैंने आपको बताई हैं या इतनी सारी जो टॉपिक्स बताए हैं, इन सारे टॉपिक्स का अगर हमें समाधान लेना है तो हमें मल्टीलेयर फार्मिंग पे काम करना पड़ेगा। अब अगर हम मल्टीलेयर फार्मिंग की बात करते हैं तो इसमें कई तरह की फार्मिंग होती है, जैसे कि डबल लेयर होता है, 3 लेयर होता है, 4 लेयर होता है, 5 लेयर होता है। अभी हम लगातार सभी तरह के मॉडलों पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर हम 3 लेयर, 4 लेयर और 5 लेयर के मॉडल आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर
इन मॉडलों के साथ में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग की, चाहे उसमें डबल लेयर करें, 3 लेयर करें, 4 लेयर करें, 5 लेयर करें, उन सभी में हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। जैसे कि आपको स्लाइड में अभी दिख रहा है कि पहले ये पूरा ओपन खेत है, जिसमें खेत के चारों तरफ हमने पेड़ लगा रखे हैं, जो हमने आपको बताया 9 वर्टिकल में से एक वर्टिकल है बायोडाइवर्सिटी विथ एग्रीकल्चर। तो इसमें बेसिकली हम हर तरह के प्लांटेशन खेत के बॉर्डर पे चारों तरफ करते हैं, बड़े झाड़ के रूप में, उसके अंदर छोटे झाड़ के रूप में, उसके अंदर छोटे झाड़ के रूप में। तो खेत के चारों तरफ एक 10 से 12 फीट चौड़ा और पूरे खेत को घेरते हुए एक जोन तैयार करते हैं, जिसे हम बफर जोन कहते हैं। तो जैसा कि आप खेत के चारों तरफ देख पा रहे होंगे, हमारे खेत में चारों तरफ प्लांटेशन है और उसके बीच में हमारा खेत है। और इस खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले हम सॉइल को ट्रीट करते हैं। अगर नॉर्मल पीएच की सॉइल है तो हम 100 किलो चूने की डस्ट और 50 किलो नीम का पाउडर डाल के खेत को जोत देते हैं। 10 से 15 दिन तक इसको हम छोड़ते हैं और उसके बाद हम खेत पर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं लेयर फार्मिंग का। नेक्स्ट आप देखेंगे, स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए किसी भी तरह की वुड, किसी भी तरह की लकड़ी का हम सहारा ले सकते हैं, जिसके पास जो उपलब्धता हो। हमने यहाँ पर बैम्बू का सहारा लिया हुआ है, जो स्ट्रक्चर हम आपको स्लाइड में दिखा रहे हैं और आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। इसमें हमने बैम्बू लगाए हुए हैं और बैम्बू बेसिकली 10 फीट हाइट का होना चाहिए, विड्थ 1 से 1.25 इंच की मोटाई होना चाहिए और बैम्बू टू बैम्बू का जो डिस्टेंस है रो वाला, वो 5 फीट होना चाहिए। और अगर सामने से सामने का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 6 फीट भी रख सकते हैं, 7 फीट भी रख सकते हैं। आइडियली हम 6 फीट रखते हैं। 5 बाई 6 के डिस्टेंस पर हम बैम्बू को ज़मीन के अंदर डालते हैं, बैम्बू को पेंट करके डालते हैं, ताकि जो है ना ज़मीन के अंदर उसकी सर्विस लगातार बनी रहे। और हाइट बैम्बू की हम इसमें 10 फीट लेते हैं और 1 से 1.5 फीट ज़मीन के अंदर डालते हैं। 6.5 फीट ज़मीन से शेड के बीच में हाइट को निकालते हैं और बाकी 1.5 से 2 फीट का जो बैम्बू है वो हम शेड के ऊपर निकाल के रखते हैं, ताकि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब नीचे का मिट्टी के संपर्क में रहने वाला बैम्बू हमारा सड़ जाएगा तो उसी बैम्बू को हम वहां से तोड़ के और उस बैम्बू को नीचे खींच देंगे, ताकि ये बैम्बू हमारा नेक्स्ट 3rd ईयर और 4th ईयर और 5 ईयर तक भी काम आ सके। तो कुल मिला के इस बैम्बू को एक बार हमें लगाना होता है और 5 से 6 साल तक हम इसको चलाते हैं। फिर जब हम बैम्बू को चारों तरफ से लगा देते हैं तो जो स्टार्टिंग बॉर्डर होती है हमारी, स्टार्टिंग बॉर्डर पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि चारों तरफ, जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं तो घर की बीम तैयार करते हैं और चारों तरफ हम बॉर्डर लाइन तैयार करते हैं जिसके ऊपर दीवार खड़ी करते हैं। तो ठीक उसी तरह हम बैम्बू की चारों तरफ बॉर्डर तैयार करते हैं, जो इस तरह से बैम्बू लगा के, आप जैसा कि स्लाइड में देख पा रहे हैं, आड़ा बैम्बू लगा के हम चारों तरफ से बैम्बू से उसको कवर करते हैं। इसमें हम बैम्बू की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं ताकि हमें जॉइंट कम से कम लगाने पड़े। लगभग 20 से 30 फीट हाइट का अगर हमें बैम्बू स्ट्रेट सीधा मिल जाता है, लगभग 1 से 1.25 फीट विड्थ का, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, चारों तरफ जब हम बॉर्डर तैयार कर लेते हैं खींच के, और उसके बाद हम इसमें स्ट्रेचिंग करके बाहर की तरफ अपोजिट साइड में वायर से इसको बांधते हैं। अगर आपके पास बफर जोन के प्लांटेशन है तो हम पौधों से बांध देते हैं, अदरवाइज हम खूंटी लगा के, जैसा कि आप देख पाते होंगे मिलिट्रीज के जो तंबू होते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा होता है और चारों तरफ से उसको खींच के स्ट्रेचिंग करके लगा दिया जाता है ताकि वो हवा में किसी भी डायरेक्शन में मुड़े ना। फिर हम इसके बाद इसके ऊपर घास डालते हैं, जो कि वीड्स के रूप में हमारे खेतों में पर्याप्त मात्रा में खूब बरसात में होती है। इसको हम ना काटें, ना जलाएं, ना इसको वेस्ट करें। इसको हम काट के इकट्ठा गट्ठा बना के एक जगह पर रख लें और इसको हल्का हल्का जो है तार का जो जाला बुनेंगे हम इसके ऊपर। जैसे ही हम चारों तरफ बैम्बू लगाएंगे और बैम्बू के बाद हम स्ट्रेट वायर सीधा पहले खींचेंगे और फिर वर्टिकल में क्रॉस में लगभग 9 इंच की दूरी पर हम क्रॉस में वायर बुनेंगे। एक तरह से पूरी जाला स्ट्रक्चर बुन देंगे और जाले के ऊपर जो है ना हम घास डालेंगे पतला पतला, जिससे आधी धूप और आधी छाया का इन्वायरमेंट बना रहे। आपको हम प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे और आप अभी स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आधी धूप और आधी छाया का एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। जैसे कि हमें ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, ज़्यादा छाया नहीं चाहिए, ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, एक अनुकूल वातावरण में हम अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं। ठीक उसी तरह सब्जियों को भी एक अनुकूल वातावरण में हमें उगाने के लिए एक वातावरण क्रिएट करना होता है और उसके लिए हम ये घास का ऊपर से शेड डालते हैं
और उसके नीचे फिर हम फसल को उगाते हैं। तो आप अभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डबल लेयर में हमने नीचे इसमें टमाटर लगाया हुआ है, और जहाँ पर हमारा बेम्बू होता है उसी बेम्बू के सहारे हम बेल वाली एक कोई फसल को लेते हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर फैलती है। तो एक बेल वाली फसल हमारी स्ट्रक्चर पर होती है और नीचे हमारी मिर्ची है, बैगन है, भिंडी है, टमाटर है, इस तरह की कोई भी एक फसल हम जो है ना जमीन के नीचे लगा देते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखेंगे तो किस तरह से हम 3 लेयर के मॉडल पे काम करते हैं, मतलब 3 फसलें एक साथ एक ही जमीन पे उगाते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जमीन के सरफेस के अंदर, जमीन के अंदर ग्राउंड पे हमने कंद वाली फसल को यहाँ पर रोपा है। लाइक अदरक है, हल्दी है, कचूर है, जो है अरबी है, इस तरह की कोई भी एक कंद वाली फसल जो जमीन के अंदर 2 इंच की गहराई पर 6 इंच की चौड़ाई पर हम इसे जमीन के अंदर डालते हैं और जमीन को कंद वाली फसल बोने के बाद उसको ढक देते हैं। जैसे ही जमीन को हम पूरी तरह से ढक देते हैं तो जमीन को ढकने के तुरंत बाद हम इस पर लीफी वेजिटेबल्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं। और लीफी वेजिटेबल्स हमारी जो होती है उसमें चौलाई है, मेथी है, पालक है, धनिया है, या जो भी आपके लोकल में ठीक तरह से उगती है वो लीफी वेजिटेबल्स आप ग्राउंड पे सरफेस पर बिछा देते हैं पूरी तरह से, और इसे इतने अति घनत्व में बिछाते हैं, नंबर ऑफ सीड्स की क्वांटिटी ज्यादा डालते हैं ताकि डेंस में ये सीड्स उगें। और ये शुरुआत करते हैं वो करते हैं मंथ ऑफ फरवरी से। फरवरी के महीने में ये सारी चीजें हम डालते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई के महीने में जो गर्मी पड़ती है तो गर्मी में जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जो कि जनरली खुले वातावरण में नहीं हो पाती हैं ठीक से और क्वालिटी भी नहीं आ पाती है, और किसान के बाजार में ना होने के कारण रेट भी, दाम भी अच्छे होते हैं। तो कुल मिला के ये हम फरवरी में बोते हैं और मार्च से ये वेजिटेबल्स हमारी निकलना चालू हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो लीफी वेजिटेबल्स है वो जमीन के सरफेस को ढक लेती है। तो बेसिकली जब हम जमीन के सरफेस पर लीफी वेजिटेबल्स डालते हैं तो इसके हमें 3-4 बेनिफिट होते हैं। ये पूरी तरह से मल्चिंग का काम करती है जो ग्राउंड वाली फसल को कवर करके रखती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ग्रीन पूरा जमीन के सरफेस को इसने ढक लिया है, जिससे कोई भी जो है मौसम का संपर्क मिट्टी से नहीं हो पाता है। और जमीन के सरफेस पर जब हम लीफी वेजिटेबल्स को बोते हैं तो पानी की बचत होती है, खरपतवार की बचत होती है और कीड़ों की भी बचत होती है, और साथ में ही निदाई गुड़ाई का खर्चा बचता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही जमीन के सरफेस को हम इस पे ढकते हैं लीफी वेजिटेबल्स को, तो ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पूरे जमीन के सरफेस को कवर कर लेती है। और जैसे ही जमीन के सरफेस को कवर करती है तो सबसे बड़ा जो हमें बेनिफिट होता है वो होता है कि खरपतवार नहीं पाता है, क्योंकि जमीन पर कोई सरफेस नहीं बचता है। और निश्चित ही है, जमीन पर जब आप कोई सरफेस नहीं छोड़ेंगे, खाली स्थान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अदरक तो हमारा 1.5 से 2 महीने में ऊपर निकल के आएगा, और जब ऊपर पूरा स्पेस लेगा अदरक तब तक उसको 2.5 से 3 महीना और बल्कि 4 महीने का वक्त लग जाएगा। और 4 महीने तक जब तक उस पर आप खाद और पानी जो देंगे उससे खरपतवार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा और उसको आपको निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन जब आप लीफी वेजिटेबल्स बो देते हैं और ज़मीन के अंदर अदरक होता है तो अदरक की उगने की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, और जो है पत्ती वाली सब्जी जमीन के सरफेस को ढक लेती है। 20 से 22 दिन के बाद आप इसे निकाल सकते हैं। तो जब जमीन का सरफेस इसने ढक लिया तो कोई भी वीड्स निकलने के लिए कोई स्पेस नहीं रहा, मतलब वीडी साइड का खर्चा हमारा बच गया और निदाई गुड़ाई का भी हमारा खर्चा बच गया। मतलब इसके लिए हमें पैसे खर्च नहीं करने हैं। सबसे बड़ा मुनाफा। दूसरा इसमें बड़ा मुनाफा ये होता है कि जब हम पानी की बात करते हैं तो कई इलाकों में हम देखते हैं कि कम पानी होता है और कम पानी के कारण किसान जो है सब्जी की खेती नहीं कर पाते हैं या अच्छे से सब्जियां नहीं उगा पाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब जमीन पर सरफेस पर पत्ती वाली हमने सब्जी बो रखी है तो इसमें एक तो हमने ऊपर जो घास डाली हुई है जिससे आधी धूप और आधी छाया का एनवायरनमेंट बना हुआ है, उससे 50% धूप फिल्टर होकर जमीन पे पड़ती है। और जब पत्ती वाली सब्जी जमीन के सरफेस को ढक देती है तो ये लगभग जमीन पर धूप बिल्कुल भी नहीं पड़ती, मतलब पड़ने नहीं देती है। लगभग 90% धूप मिट्टी पर नहीं पड़ती है, जिसके कारण इवापोरेशन होने वाला पानी, वाष्पीकृत होने वाला पानी पूरी तरह से रुक जाता है और इस तरह से हम पानी को उड़ने से बचा लेते हैं। अगर हम ये कहें
तो 70 से 80% हम पानी की इसमें बचत कर लेते हैं। और जो 30% हम पानी इसमें देते हैं उसमें हम 4 से 5 फसलें एक साथ उगाते हैं। कुल मिला के अगर हम पानी की बात करें तो एक फसल को उगाने के लिए कुल 5 से 6% पानी की हमें आवश्यकता होती है। और अगर हम सामान्य खेती की अगर हम बात करें जिसमें किसान 100 लीटर पानी का उपयोग करता है एक फसल को उगाने के लिए, वहीं पर हम एक फसल को उगाने के लिए कुल 5 से 6 लीटर पानी का उपयोग करते हैं। तो इस ढंग से हम पानी की बचत इसमें कर लेते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा इसमें हमें फायदा होता है वो होता है निदाई गुड़ाई का। जनरली किसान जो है ना कोई भी फसल खेत में बोता है, फसल बोने के बाद उसे निदाई गुड़ाई करना आवश्यक होती है, क्योंकि निदाई गुड़ाई करने से मिट्टी में पोरस डेवलप होती है। और पोरस डेवलप करना इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अगर मिट्टी में पोरस नहीं होगी तो पौधा श्वसन क्रिया नहीं कर पाएगा। पौधे हमेशा ग्रोथ करते हैं हवा, पानी और भोजन से। तो भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, हवा वो जड़ों से लेते हैं श्वसन क्रिया के माध्यम से, और पानी जो है ना आप देते हो कुछ नमी से लेते हैं। तो जब तक मिट्टी में पोरोसिटी नहीं होगी तब तक पौधे सांस नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पौधे बड़े हो जाते हैं उन बड़े पौधों को जड़ समेत निकालते हैं, और जैसे ही जड़ सहित निकालते हैं तो पौधा की मिट्टी उखड़ती है, और जैसे ही मिट्टी उखड़ती है तो पोरोसिटी डेवलप होती है। मतलब निदाई गुड़ाई का खर्चा हमारा इसमें नहीं करना पड़ता है, वो हमारे इस मॉडल में ऑटोमेटिकली होता है। फिर इसके बाद जो है ना ये आप देख पा रहे होंगे ये 3 लेयर का मॉडल है जिसमें ऊपर एक बेल वाली फसल है, नीचे कंद वाली फसल ऑलरेडी लगी हुई है जो आपको अभी नहीं दिख रही है, और सरफेस पर हमारी लीफी वेजिटेबल्स है जो आपको काफी घनी मात्रा में दिख रही है। तो ये 20 से 22 दिन के बाद चालू होती है और लगातार जुलाई तक कंटिन्यूअसली चलती जाती है। और जुलाई के बाद जो कंद वाली फसल है वो पूरी तरह से ऊपर आ जाती है और हमारी एक वेजिटेबल खत्म होती है और दूसरी वेजिटेबल हमारी कंटिन्यू रहती है। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो 4 लेयर किस ढंग से हम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम 4 लेयर लगाते हैं। सबसे पहले नंबर जमीन के अंदर हम कंद वाली फसल को बोते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख नहीं पा रही है अभी, बहुत थोड़ी मात्रा में अदरक कहीं कहीं निकला हुआ है, गौर से देखेंगे फोटो को तो समझ में आएगा। और उसके ऊपर हमने पत्ती वाली सब्जी बो रखी है। फिर उसके ऊपर 6 फीट हाइट पर एक हमने जाला जो मंडप बनाया है, उस पर हमने बेल वाली फसल के रूप में कुंदरू करेला लगा रखा है। और आपको मोटा मोटा जो स्टेम टाइप का ये दिख रहा है वो पपीते का पौधा है। पपीता हमारा शेड के ऊपर निकल के जाके फलता है। इसमें हम देसी पपीते का इस्तेमाल करते हैं जो कि 5 फीट से 6 फीट की हाइट से ही फलना चालू होता है और कंटिन्यूसली 20 फीट की हाइट तक कंटिन्यूसली फलता जाता है। अरे वो अलग चल रहा है, वो अलग प्रोग्राम चल रहा है। 20 फीट की हाइट तक कंटिन्यूसली फलता जाता है। तो वो लगातार जो है पपीता टॉप फ्लोर पर होता है चौथी फसल के रूप में। उसके नीचे हमारी बेल वाली फसल होती है, फिर उसके नीचे हमारी पत्ती वाली सब्जी होती है और उसके नीचे हमारी कंद वाली फसल होती है। तो कुल मिला के इस तरह से हम एक साथ एक ही जमीन पर 4 फसलें उगा पाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो मुनाफा होता है पानी का, खरपतवार का और कीड़ों का। कीड़े इसलिए क्योंकि इसमें हम पूरी चारों तरफ से एक बाउंड्री वॉल तैयार करते हैं ग्रीन नेट की या फिर साड़ी की, जिससे बाहर के उड़ के आने वाले कीड़े हमारे खेत में नहीं आ पाते हैं। और खेत में कीड़े पैदा हम ज़्यादा नहीं होने दे पाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कम पानी और खरपतवार खेत में नहीं रखते हैं तो बेसिकली हमारी फील्ड पूरी तरह से क्लीन होती है। और जब पूरी तरह से फील्ड क्लीन होती है तो कोई भी हमारे खेत में कीड़े पैदा नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमारी कीड़ों की भी बचत होती है। और साथ में जो मौसम परिवर्तन का बदलाव है वो भी हमारे खेत में नहीं हो पाता है, क्योंकि तेज धूप, तेज गर्मी और तेज बारिश से और तेज ठंड से और तेज हवा से हमारा ऊपर का शेड हमारी फसल को सुरक्षित करता है। तो ये सारे बेनिफिट एक साथ में हमारे होते हैं। ये आपको जो स्लाइड पे दिख रहा है ये 5 लेयर का मॉडल है। इसमें हमने जमीन के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हल्दी अभी ऊपर दिख रही है। जमीन के सरफेस की जो हमने यहाँ पर पालक बो रखी थी इस वाली फोटो में, वो हमने पालक निकाल दी है। और अभी आपको 2-3 फसलें दिख रही हैं यहाँ पर। और तीसरी फसल के रूप में हम इसमें क्या करते हैं, सॉरी 5वीं फसल के रूप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा सरफेस है जमीन का और जो हमारा शेड है 6 फीट की हाइट पर, उसके बीच में जो स्पेस खाली होता है उस स्पेस में हम वायरिंग करके, वायर बांध के या रस्सी बांध कर कोई
लता वाली फसल जैसे कि ककड़ी है, लौकी है, गिलकी है, करेला है, इस तरह की एक और फसल हम एक तरह से जाला बना के पांचवी फसल के रूप में ले लेते हैं। तो जमीन के अंदर कंद वाली फसल हुई, उसके सरफेस पर लीफी वेजिटेबल्स पत्ती वाली सब्जी हुई, और उसके बीच में जो है ना एक और लता वाली फसल, और जो टॉप पर हमारा शेड है उस पर हमारी एक वेल वाली फसल, और पपीता इस शेड के ऊपर। इस तरह से हमारी 5 फसल एक साथ होती हैं, और 5 फसलों के साथ में 5 गुना हमारा खर्चा बचता है, हमारा 5 गुना टाइम बच जाता है, खरपतवार बच जाते हैं, कीड़े बच जाते हैं, और मौसम परिवर्तन का प्रभाव बच जाता है। खाद भी हमें कम लगता है, क्योंकि इसमें जो हम फसलों के कॉम्बिनेशन लगाते हैं, एक फसल के साथ में जो दूसरी फसल के साथ में सह फसल लगाते हैं, इसमें एक फसल की खाद की पूर्ति दूसरी फसल आपस में कर लेती हैं। अगर इस बात को हम गंभीरता से समझें तो जंगलों पर एक बार अगर हम जंगलों के मॉडल पे जाके देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत बड़े पेड़ होते हैं और उसके नीचे छोटे पेड़ होते हैं, उसके नीचे छोटे पेड़ होते हैं, और उसके नीचे झाड़ी झंकाड़ होती है, और उसके नीचे घास होती है। कुल मिला के एक ही जमीन पर वहां पर कई तरह की फसलें ऑलरेडी उग रही होती हैं, बिना खाद के, बिना पानी के, बिना खरपतवार के। तो तमाम तरह की जो एग्रीकल्चर में विद्या है ये हमें पूर्वजों से मिली है, और ये ऑलरेडी पहले से जो है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से हमने कुछ फसलों के कॉम्बिनेशन बनाए हैं। उन फसलों के साथ में अगर आप ये लगाते हो तो निश्चित ही आपको जो है खाद की आवश्यकता कम पड़ेगी। स्लाइड्स पे आपको दिख रहा है कि 70 से 90% तक हमें इस मॉडल में पानी की बचत हो जाती है। खरपतवार बिल्कुल भी इस खेत में नहीं होता है। इस मॉडल में कीड़े लगभग 70 से 80% तक कंट्रोल होते हैं। इस मॉडल में गाय हमारी बचती है, क्योंकि ये पूरा जो मॉडल होता है वो पूरा गाय बेस्ड होता है। बिना गाय के इसमें काम नहीं होता है। गाय पर ही सारे जो खाद हैं वो गौ आधारित हम सारे खाद बनाते हैं, तो इसमें गाय की भी हमारी सेविंग होती है। दूसरा जो है ना, हमारे इंडिजीनियस सीड्स सेव होते हैं, क्योंकि इस मॉडल का जो पूरा प्रारूप है वो देसी सीडों पर ही आधारित है। हम सारे देसी बीज ही इस्तेमाल करते हैं, और इन्वायरमेंट का जो बुरा प्रभाव है वो हमारी फसलों पे नहीं बढ़ता। मतलब इन्वायरमेंट हमारा सेफ रहता है, क्योंकि इसमें हम कोई भी चीज बाहर की इस्तेमाल नहीं करते, या न्यूनतम मात्रा में बाहर की चीजों को इस्तेमाल करते हैं। पूरी तरह से ये मॉडल आत्मनिर्भर है, पूरी तरह से ये मॉडल सस्टेनेबल है। तो इन्वायरमेंट को किसी भी तरह से इससे हानि नहीं पहुंचती है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो किसान के आसपास जो इर्द गिर्द प्रकृति के संसाधन हैं उनका हम इस्तेमाल करके इस मॉडल को बनाते हैं। फिर 4 गुना हमारा इस मॉडल में समय बचता है, और हमारा 4 गुना समय बचने के साथ साथ हमारा समय और 4 गुना हमारी लेबर भी बचती है, क्योंकि जब आप एक फसल को देखने के लिए किसी खेत पर जाते हैं तो उतना ही टाइम लगाते हैं, लेकिन अगर आप एक खेत में खड़े होकर 4 फसलों को एक साथ देखते हैं तो हमारा 4 गुना टाइम बच जाता है, और इसमें हमारी लेबर भी बच जाती है। और हमारा सबसे जो बड़ी बात है वो है कि हमारी 4 गुना इसमें 4 फसलों के उत्पादन के साथ इनकम बढ़ जाती है। तो इस तरह से मल्टीलेयर फार्मिंग के ये बेनिफिट्स हैं, मैंने आपको बताए। समरी की अगर हम बात करें कि पूरा निष्कर्ष जो है इस मॉडल का, तो वो है सॉइल की फर्टिलिटी हमारी बढ़ जाती है, पॉल्यूशन हमारा कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें हम किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, ना खाद के रूप में, ना मशीनरीज के रूप में, ना किसी और टेक्नोलॉजी के रूप में। वाटर हमारा पानी संरक्षित होता है। इस मॉडल के साथ में जो हमारा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन इस टॉपिक में नहीं कर पा रहा हूं, कि हम ट्रेंच बनाते हैं, रिज बेड बनाते हैं और पोल सिस्टम बनाते हैं, तो उससे हम लगभग प्रति एकड़ 40 लाख लीटर पानी को रिचार्ज करते हैं। फिर उसके बाद क्रॉप की जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो हमारी मजबूत होती है। आप ज़्यादा दिन तक, लगभग तोड़ने के बाद सब्जियों को लगभग 4 से 5 दिन तक आप नॉर्मली टेम्परेचर में अपने घर में स्टॉक कर। कंट्रोल कीड़े हमारे कि हम बायोडाइवर्सिटी भी इसके साथ में मेंटेन करते हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है वीड कंट्रोल। खरपतवार हमारा इसमें कंट्रोल रहता है, खरपतवार के लिए हमें खर्चा नहीं करना पड़ता है। और लास्ट में जो वेदर का बुरा असर है कि हम खराब वेदर में कैसे काम कर पाएं, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो निश्चित ये सब्जियों पर और खेतों पर, अनाजों पर बुरा असर उनका पड़ता है। तो ये सारे बेनिफिट्स इस मॉडल में एक साथ होते हैं। आपको हर एक बेनिफिट के लिए अलग अलग काम नहीं करना पड़ता है, एक ही मॉडल में आपके सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो इस तरह से
ये मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में मैंने आपको स्लाइड्स के माध्यम से कुछ चीज़ें बताई जो हम आपको प्रैक्टिकली शायद नहीं फिगर्स में और शब्दों में नहीं दिखा पाते। और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो जाइए और हम यहाँ पर प्रैक्टिकल फील्ड पर ही आपको चीज़ें दिखाते हैं कि किस ढंग से ये स्ट्रक्चर बनता है, किस ढंग से कौन सी फसल कहाँ पर लगती है। और जो हमने बातें आपको यहाँ पर बताई हैं कि पानी की बचत होती है, खरपतवार की बचत होती है, कीड़ों की बचत होती है, मौसम परिवर्तन का प्रभाव खेती में नहीं पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली दिखा के समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको मुझे लगता है समझ में आएगा। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहते हैं कि जो फील्ड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये फील्ड जो है ना लेयर फार्मिंग की है, जिसमें हमने जो है एक साथ एक ही ज़मीन पर 4 से 5 फसलें लगाई हुई हैं। जी आप सभी देख पा रहे हैं हमारे लिए? जी आप वीडियो बंद है आकाश जी, आपका वीडियो बंद है। जी आप अभी देख पा रहे हैं क्या हमारे लिए? जी आपकी आवाज तो आ रही है बट वीडियो बंद है। अब देख पा रहे हैं क्या? हो गया, देख पा रहे सर जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रैक्टिकली, जैसा कि आप ये फील्ड देख रहे हैं, हमने आपको स्लाइड में बताया कि हम इसमें बैम्बू लगाते हैं। तो ये हमारे जो बांस हैं आप देख पा रहे होंगे, हमने 5 बाई 6 पर बैम्बू लगाए हैं और बैम्बू के साथ में चारों तरफ जो है ना हमने एक बॉर्डर डाल रखी है और बॉर्डर के साथ में जो है ना हमने ये एक मोटा वाला जो है वायर डाल रखा है और वायर के बाद हमने ये क्रॉस में जाला बुन रखा है और इसके ऊपर हमने ये घास डाल रखी है। और घास जो है ना इतना घास डालते हैं कि 50% धूप और 50% छाया हमारे इस एनवायरनमेंट में क्रिएट होती है, मतलब शेड के नीचे क्रिएट होती है। और जब 50% धूप और 50% छाया आती है तो किसी भी मौसम में या बदलते मौसम में भी आप फसल को अच्छी ढंग से उगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर लीफी वेजिटेबल्स, यहाँ पर जिंजर लगा हुआ था पर हमने जिंजर निकाल के यहाँ पर हमने अभी लीफी वेजिटेबल्स डाली हुई है। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि जमीन के अंदर सबसे पहले नंबर हमने कंद वाली फसल को यहाँ पर बो दिया, लाइक अदरक बो दिया या हल्दी बो दिया या कचूर बो दिया या जो भी आप कंद वाली फसल ले सकते हैं, वो जमीन के अंदर हमने डाल दिया 2 इंच की गहराई पर और 6 इंच की दूरी पर। और जमीन के सरफेस पर हम डेंस में अति घनत्व में पत्ती वाली सब्जी को बो देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने लीफी वेजिटेबल्स बो रखी है। तो ये पत्ती वाली जो सब्जी है वो डेंस में पूरे जमीन के सरफेस को कवर कर लेती है। और जब जमीन के सरफेस को कवर करती है तो जो धूप है वो 50% तो अभी आप देख रहे हैं 50% फिल्टर होके आ रही है। हम आसानी से तेज धूप में इसके अंदर काम कर सकते हैं, आसानी से तेज धूप में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जैसा कि हमको अच्छा लग रहा है, ठीक उसी तरह हमारी फसलों को भी अच्छा लगता है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है। तो पत्ती वाली सब्जी एक अनुकूल वातावरण में ग्रो करती है और ये जमीन के सरफेस को पूरी तरह से ढक लेती है, तो कोई भी खरपतवार नहीं निकल पाता। 50% धूप हमारी जो है ऊपर शेड ने रोक रखी है और 50% धूप लगभग ये हमारी पत्ती वाली सब्जी जब पूरा स्पेस कवर कर लेगी तो रोक लेगी। तो पूरी तरह से धूप जो है ना हमारी मिट्टी पे नहीं पड़ती है। और जब धूप हमारी मिट्टी पे नहीं पड़ती है तो खरपतवार और पानी इन दोनों की हमारी बचत हो जाती है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने ये बेल वाली फसल लगाई हुई है। सवाल पूछ रहे हैं जी, सवाल पूछना है जी अभी सवाल के लिए अगले 10 मिनट में हम आपसे बात करेंगे। पहले प्रैक्टिकल आपको हम दिखा देते हैं। सुनने को नहीं आता है इसका। जी आप अभी सवाल नहीं सवाल पूछना है, सुनने को नहीं आता है। जी सवाल अभी आप अगले 10 मिनट में पूछिएगा, हम आपसे सुनने को सवाल नहीं लेंगे। आता। पहले आप सारी चीजें जान लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमने जैसे बताया कि जमीन के नीचे हमने पत्ती वाली सब्जी बो रखी है किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। और उसके ऊपर हमने जो है ना ये बेल वाली फसल लगा रखी है। और उसके बाद जो है ना हमने ये यहाँ पर
ये यहाँ पर हमने बेल वाली फसल लगा रखी है और यहाँ पर जो है ना हमने पपीते की क्रॉप लगा रखी है। साउंड नहीं जा रहा है? जा रहा है सर। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने, चलो इधर, यहाँ पर हमने जो है ना आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर एरिगेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम इसके लिए एरिगेशन के लिए 3 तरह के माध्यमों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फॉगर, जो मिनी फॉगर होते हैं इनको हमने लगाया है। और ये मिनी फॉगर जो है ना 5 बाई 5 फीट की दूरी पर लगते हैं, जो कि 2.5 kg के प्रेशर पर चलते हैं। और एक बार इनको ऑपरेट करते हैं तो पूरे खेत में ऑटोमेटिकली फॉग बन के पानी गिरता है। और जब फॉग बन के पानी गिरता है तो हमारी जो एरिगेशन है वो पूरी तरह से पूरे प्लॉट में एक साथ हो जाती है। फिर अगर आपको फॉगर नहीं लगाने हैं तो आप इसमें मैनुअली फॉगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम 1 इंची की रोल वाले पाइप से पूरे पानी को पूरे प्लॉट में फॉग करके देते हैं, तो उससे भी आप एरिगेशन कर सकते हैं। और तीसरे सिस्टम के रूप में हमने अंडरग्राउंड ड्रिप भी इसमें लगा रखी है, टपक सिंचाई भी कर रखी है। तो टपक सिंचाई जो है ना हमारे पूरे प्लॉट को गीला कर देती है। या फिर आप ऐसा समझ लें कि जब हमारे खेत में लीफी वेजिटेबल्स होती है तो आप फॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं या मैनुअली फॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब लीफी वेजिटेबल्स निकल जाती है तो फिर आपको जो है कंद वाली फसल होती है या बेल वाली फसल होती है या पपीते की फसल होती है, तो उस समय आप टपक सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब लीफी वेजिटेबल्स होती है, जब हमें पूरे स्पेस को गीला करना होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर हमारी फसल होती है, और जब हमारी लीफी वेजिटेबल्स खत्म हो जाती है तो हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे या बेड पर ही खाली पानी देना होता है, तो हम टपक सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिला के अगर आप एक बार अपने खेत में ये फिटिंग करा लेते हैं, जिसमें फॉगर भी होता है, स्प्रिंकलर भी होता है और ड्रिप भी होती है, तो आपको जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे आप एरिगेशन का सिस्टम भी बदलते चले जाते हैं। तो ये मैंने आपको एरिगेशन के बारे में यहाँ पर बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर हमने लीफी वेजिटेबल्स अभी हाल में सुबह में डाली है। आप देख पा रहे होंगे कि जमीन के अंदर अगर मान के चलिए हमने कोई कंद वाली फसल इसमें लगा रखी है, तो जमीन के सरफेस पर हमने जो गाय देसी गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, कंडे की जो राख होती है, डस्ट ऐश जिसे बोलते हैं, ऐसे में हमने सीड्स को मिला के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रखा है। अब ये लगभग 5 से 7 दिन के अंदर उग आएंगे और 15 से 20 दिन के अंदर पूरे सरफेस को ढक लेंगे, जिससे कोई वीड्स खरपतवार नहीं होंगे। और उसके ऊपर हमारी एक बेल वाली फसल कंटिन्यूसली चल रही है और उसके ऊपर हमारा पपीते की फसल भी चल रही है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान के चलिए हमने जो फसल पत्ती वाली सब्जी लगाई, तो पत्ती वाली सब्जी जैसे ही हमने निकाल ली, तो पत्ती वाली सब्जी निकालने के बाद जो हमारी कंद वाली फसल है वो इस तरह से हमारी फसल ऊपर आ जाती है। और जैसे ही फसल ऊपर आती है तो आपको लगता है कि हमने यहाँ पर पत्ती वाली सब्जी मतलब लगाई नहीं है, इस तरह से स्पेस कवर कर लेती है। तो जब तक पत्ती वाली सब्जी रहती है तो मल्च का काम करती है पत्ती वाली सब्जी, और जैसे ही पत्ती वाली सब्जी निकल जाती है तो ये जो कंद वाली फसल है वो ऊपर पूरा स्पेस कवर कर लेती है, तो ये मल्चिंग का काम करती है। ओवरऑल खरपतवार को किसी भी मौसम में ये होने नहीं देती है और पानी को भी बचा के रखती है। तो ये पत्ती वाली कंद वाली फसल के रूप में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हल्दी है, जो कि पूरे स्पेस पर यहाँ पर आ गई है। और यहाँ पर जो है ना पपीते की फसल आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ से ये पपीता जो है ना फलते हुए शेड को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कुल मिला के आप इस मॉडल के साथ में कम खर्चे में खुद से बना के कम लागत में ये मॉडल तैयार कर सकते हैं और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ये मॉडल आप खड़ा कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें लोकली होती हैं, आपके यहाँ तापमान क्या होता है, उसके आधार पर अलग अलग फसलों के कॉम्बिनेशन हमने तैयार किए हैं एक लिस्ट के रूप में, जो हम आपको आपके डिपार्टमेंट के थ्रू आपको दिलवा सकते हैं, जिसमें किस फसल के साथ में कौन सी वेजिटेबल आपको कहाँ लगानी चाहिए,
ताकि जो है ना आपके वेदर के हिसाब से, आपके वातावरण के हिसाब से और आपकी मार्केट में बिकने वाली सब्जियों के हिसाब से आप उन फसलों का चयन करके इस मॉडल में लगा सकते हैं। कुल मिला के ये एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में आप करीब करीब 100 से भी ज्यादा तरह के मॉडल बदल बदल के लगा सकते हैं, तो वो हम आपको लिस्ट के रूप में उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये पूरा 1 एकड़ का खेत है जिसमें हमने ये सारी फसलें लगा रखी हैं। अब यहाँ पर गिलकी, लौकी, तोरई और बाकी चीज़ों के भी प्लाट हैं। चूंकि समय की बाध्यता है तो मैंने आपको एक ब्रीफ में दिखा दिया कि इस तरह से ये फसल होती है। ये अभी हल्दी लगी हुई है, उसके आगे अदरक लगा हुआ है और यहाँ पर भी अदरक था जो हम अगस्त लास्ट में और सितंबर फर्स्ट वीक में निकाल के उसे हम बेच चुके हैं और हमने दूसरी फसल भी यहाँ पर लगा दी। अगर आप सितंबर या अक्टूबर के महीने में भी अगर आप कंद वाली एक फसल को निकाल के बाजार में बेचते हैं तो आप तुरंत इसमें एक और कंद वाली फसल के रूप में जैसे प्याज है, लहसुन है या आलू है, इस तरह की फसल को भी आप लगा सकते हैं। तो कंटिन्यूसली आपके जो इनकम का रूटीन है वो लगातार चलता रहता है। पैसे आना इस मॉडल में कभी बंद नहीं होते हैं, पूरे साल भर आप इससे इनकम अपनी खेत में जनरेट कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हर एक टेक्नोलॉजी को अपनाने से पहले हमें सोचना चाहिए या देखना या समझना चाहिए, वो ये कि पहली बात तो हमारा जो मॉडल है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है, और आत्मनिर्भर भारत की जो पहली कड़ी है वो हमारे खेत से चालू होगी। मतलब खेत अगर हमारा सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा, स्वावलंबी हो जाएगा, तो हमारा किसान स्वावलंबी हो जाएगा, हमारा जिला स्वावलंबी हो जाएगा, राष्ट्र स्वावलंबी हो जाएगा। तो हमें ये मॉडल पूरी तरह से सस्टेनेबल है, इसमें किसी भी बाहर के रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, या पड़ती है तो न्यूनतम मात्रा में पड़ती है। दूसरा, ये इकोनॉमिकल वायबल है, मतलब इसको लगाने के बाद लगभग आप अगर ऑन एन एवरेज करें तो 4 से 5 लाख रुपए गिरी से गिरी हालत में सालाना आप इससे नेट प्रॉफिट इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी को अपनाएं तो उसका अंत क्या है। तो अंत, हर एक टेक्नोलॉजी का जो अंत होता है वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पकड़ा के चला जाता है। तो ये जो मॉडल है इसका जो अंत है वो बायोडिस्पोजेबल है ये मॉडल। तो बायोडिस्पोजेबल मॉडल है तो वो इन्वायरमेंट को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाता है। इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं या जो घास फूस इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में जाके डिस्पोज हो जाती हैं और वापस खाद के रूप में हमारे फसलों को मिल जाती हैं। तो ये इकोनॉमिकल वायबल भी है, सस्टेनेबल भी है और बायोडिस्पोजेबल भी के लिए जमीन का रकबा रखते हैं उनके लिए ये है। और इसको अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित ही बहुत बड़ा आप इसमें वेजिटेबल उत्पादन में परिवर्तन ला सकते हैं। और इसमें कई तरह की खाद और कई तरह की जो है ना हम जैविक दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, परंतु समय का अभाव है, हम आपको दवाइयों के बारे में, खाद के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं ब्रीफ में बता दूं, इसमें कीड़े लगभग 70 से 80% नहीं लगते हैं तो 7 पत्तियों का काढ़ा, देसी गाय की 60 दिन पुरानी छाछ, नींबू का रस, तमाम तरह की पत्तियों के साथ में हम कीड़ों को कंट्रोल करते हैं। खाद के रूप में हम रॉक फास्फेट और गोबर को मिला के 60 दिन तक रखते हैं और उसकी खाद हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें डीएपी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गोबर का अर्क निकाल के हम उसको स्प्रे करते हैं, जिससे हमें यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कचरे को इस करके हम जो है पोटास रूपी खाद बनाते हैं, जिससे हमें पोटास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसके बाद जो है बंद हो गया क्या?